गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेज। आज हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका फर्स्ट आर्टिकल कहता है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग के रूप में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन वर्तमान संविधि के उपबंधों के अनुसार होगा, तदनुसार ही वह कार्य करेगा। आर्टिकल 2 कहता है, वह न्यायालय स्वतंत्र न्यायाधीशों का पुंज होगा। वे न्यायाधीश उच्च नैतिक चरित्र वाले उन व्यक्तियों से चुने जाएंगे जिनकी ऐसी अर्हताएं हों जिनके आधार पर वे अपने देश में भी उच्च न्यायिक पदों पर नियुक्त किए जा सकते हों अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि क्षेत्र में माने हुए न्यायिक परामर्शदाता हों, भले ही उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। इस न्यायालय के 15 सदस्य वे होंगे जिनमें से एक राष्ट्रीयता के 2 सदस्य नहीं होंगे। ये कहा है आर्टिकल 3 में, ठीक। और यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की सदस्यता के प्रयोजन से एक से अधिक राज्य की राष्ट्रीयता वाला माना जाए तो केवल वह उसी राष्ट्रीयता वाला समझा जाएगा जिसमें सामान्यतः नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। 4 कहता है आर्टिकल, न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा उन व्यक्तियों की सूची में से किया जाएगा जिन्हें स्थायी निर्वाचन न्यायालय के राष्ट्रीय समूह द्वारा आगे दी जाने वाली व्यवस्था के अंतर्गत नामांकित किया गया हो, ठीक। तो 4 में कह दिया, महासभा और सुरक्षा परिषद स्वतंत्र रूप से करेंगे किन्हें, जिन्हें राष्ट्रीय समूह द्वारा आगे दी जाने वाली व्यवस्था के अंतर्गत नामांकित किया गया। यदि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के स्थायी निर्वाचन न्यायालयों के प्रतिनिधित्व न हो तो उनकी सरकारों द्वारा राष्ट्रीय समूह द्वारा अभ्यर्थी नामांकित किए जाएंगे। इस कार्य के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण निपटान के लिए 1907 के द हेग उपसंधि के अनुच्छेद 44 के द्वारा स्थायी निर्वाचन न्यायालय के सदस्यों के लिए निर्धारित हैं। जिन शर्तों के अधीन कोई राज्य जो वर्तमान संविधि का हस्ताक्षर करता हो तो परंतु संयुक्त राष्ट्र का सदस्य न हो, किसी विशिष्ट करार की अनुपस्थिति में न्यायालय के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकता है, वे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही बनाई जाएंगी। आर्टिकल 5 कहता है, निर्वाचन की तिथि से कम 3 महीने पहले संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सभी स्थानीय निर्वाचन न्यायालय के उन राज्यों के जो वर्तमान संविधि के हस्ताक्षर करता हूँ राष्ट्रीय समूहों के जिनका अनुच्छेद 4 के पैरा 2 के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो सदस्यों के नाम एक लिखित प्रार्थना भेजेगा और तथा उनसे यह निवेदन करेगा कि वे निर्धारित अवधि के अंदर अपने राष्ट्र समूह द्वारा ऐसे व्यक्ति को नामांकन करें जो न्यायालय की सदस्यता के कर्तव्य को स्वीकार करने की स्थिति में हो, ठीक है। तो ये नामांकन से संबंधित है, ठीक। महासचिव कहेगा कोई भी समूह जो 4 व्यक्तियों से अधिक को नामांकित नहीं कर सकेगा, ठीक। और इनमें से 2 से अधिक सदस्य उनकी अपनी राष्ट्रीयता के नहीं होंगे। किसी भी देशों में एक समूह द्वारा नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। आर्टिकल 5 कहता है, इस प्रकार के नामांकन प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्र से यह सिफारिश की जाती है कि वे अपने उच्चतम न्यायाधीश, विधिक विभागों और विधि स्कूलों और राष्ट्रीय अकादमियों और विधि के अध्ययन में रत अंतर्राष्ट्रीय अनुभागों से भी परामर्श कर ले, ठीक। ये कहता है 7 कहता है, महासचिव इस प्रकार नामांकित व्यक्तियों की वर्ण क्रमानुसार सूची तैयार करेगा तथा यदि अनुच्छेद 12 के पैरा 2 बंद बाधक न हो तो केवल वही व्यक्ति प्रवेश योग्य समझे जाएंगे, ठीक। ये कहता है कि महासचिव इस प्रकार नामांकित व्यक्तियों की जो वर्ण क्रमानुसार सूची तैयार करेगा, ठीक। और जो अनुच्छेद 12 के पैरा 2 के बंद बाधक न हो तो केवल वही व्यक्ति प्रवेश योग्य होंगे। महासचिव इस सूची को महासभा और सुरक्षा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। और 8 कहता है, महासभा और सुरक्षा परिषद न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए अपनी अपनी कार्रवाइयाँ अलग अलग करेंगे, ठीक है, फ्रीली करेंगे। ये कहता है 8 आर्टिकल 9 कहता है, प्रत्येक निर्वाचन में निर्वाचक न केवल यही ध्यान रखेंगे कि निर्धारित योग्यता रखने वाले ही व्यक्ति निर्वाचित किए जाएंगे बल्कि उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस निकाय के सभ्यता के प्रमुख पद्धतियों को भी प्रतिनिधित्व अवश्य रहे, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 9। 10 कहता है, जो अभ्यर्थी महासभा और सुरक्षा परिषद के मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे उन्हें निर्वाचित समझा जाएगा, ठीक है। कौन निर्वाचित समझे जाएंगे? जो मतदान में पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे। सुरक्षा परिषद का कोई भी मत चाहे वह न्यायाधीशों के निर्वाचन के लिए हो अथवा अनुच्छेद 12 के अनुसार सम्मेलन कॉन्फ्रेंस के सदस्य की नियुक्ति के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बीच किसी भेदभाव के बिना ही लिया जाएगा। यदि महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में एक ही राज्य के एक से अधिक नागरिकों को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में दशा में उनमें से जो आयु में बड़ा होगा वही निर्वाचित होगा। निर्वाचन के लिए 11 कहता है, निर्वाचन के लिए बुलाई गई पहली बैठक में यदि एक या एक से अधिक स्थान खाली रह जाएं तो आवश्यकता अनुसार दूसरी और तीसरी बैठक भी बुलाई जा सकती है।
12 कहता है यदि तीसरी बैठक के बाद भी एक या एक से अधिक सीट खाली रह जाए तो एक 6 सदस्यों का संयुक्त सम्मेलन किसी भी समय महासभा अथवा सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर किया जाएगा, जिसके 3 सदस्य महासभा और 3 सदस्य सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और यह सम्मेलन प्रत्येक खाली सीट के लिए एक एक नाम का चयन पूर्ण बहुमत के आधार पर करेगा और नामों का अलग अलग महासभा और सुरक्षा परिषद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा। यदि संयुक्त सम्मेलन सर्वसम्मति से किसी व्यक्ति के बारे में निर्धारित शर्तों को पूरा कर रहा हो तो सहमत हो जाए तो उसका नाम भी इसी सूची में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही उसका नाम अनुच्छेद 7 में न हो। ठीक। और यदि दोनों पक्षों में मत बराबर हों न्यायाधीश तो वरिष्ठ न्यायाधीश निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। 13 कहता है न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन 9 वर्ष के लिए होगा और वे पुनः निर्वाचित भी हो सकेंगे। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए है ये, और 9 वर्ष उनका कार्यकाल होगा। 5 का न्यायाधीशों में से 5 का कार्यकाल 3 वर्ष के बाद, ठीक है, जो निर्वाचित न्यायाधीश हैं, अन्य दूसरे 5 का कार्यकाल 6 वर्ष के बाद समाप्त होगा। जो प्रथम होंगे 5 और जो बाद वाले अन्य होंगे और 6 वर्ष पर उनका समाप्त हो जाएगा। जिन न्यायाधीशों का कार्यकाल उपयुक्त बताई गई प्रारंभिक 3 वर्षों और 6 वर्षों की अवधि के बाद समाप्त होना है, उनके नाम का चयन स्वयं महासचिव द्वारा पहले निर्वाचन की समाप्ति के तुरंत बाद लॉटरी डालकर किया जाएगा। जब तक न्यायालय के सदस्यों की जगह न भरी जाए तब तक वे कार्य करते रहेंगे उन जगहों को भरे रहने के लिए जिन मामलों में शुरू कर चुके हों। ठीक है, उनका निपटारा स्वयं करेंगे। यदि न्यायालय के किसी सदस्य को त्यागपत्र देना हो तो त्यागपत्र महासचिव को अग्रेषित करने से निमित्त न्यायालय के अध्यक्ष को संबोधित किया जाएगा। इस अंतिम अधिसूचना द्वारा स्थान रिक्त होगा। आर्टिकल 14 कहता है जो पद्धति प्रथम निर्वाचन के लिए निर्धारित की गई है उसी के अनुसार रिक्त स्थान भरे जाएंगे, लेकिन ऐसा करते हुए यह शर्त रहेगी महासचिव स्थान रिक्त होने के 1 माह के अंदर ही अनुच्छेद 5 के बंधानुसार निमंत्रण जारी करने की कार्यवाही करेगा और निर्वाचन की तिथि सुरक्षा परिषद द्वारा निश्चित की जाएगी। 15 कहता है न्यायालय के किसी ऐसे सदस्य के स्थान पर जिसका कार्यकाल अभी समाप्त न हुआ हो, यदि उसका दूसरा सदस्य निर्वाचित होगा तो उसके पूर्वाधिकारी कार्यकाल में जिससे जितना शेष रहेगा उतने तक वह कार्य करेगा। 16 कहता है न्यायालय का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक अथवा प्रशासनिक कार्य में भाग न ले सकेगा और न ही वह कोई अन्य व्यावसायिक कार्य ही करेगा। इस विषय पर किसी भी शंका का निवारण करने के लिए निर्णय द्वारा किया जाएगा न्यायालय द्वारा। ठीक। न्यायालय आर्टिकल 17 कहता है न्यायालय कोई भी सदस्य किसी मामले में एजेंट परामर्शदाता अथवा अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। कोई भी सदस्य ऐसे किसी मामले के निर्णय में भाग नहीं ले सकेगा जिसमें वह किसी पक्ष के अभिकर्ता परामर्शदाता अथवा अधिवक्ता अथवा किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य अथवा जांच आयोग के सदस्य के रूप में अथवा किसी अन्य हैसियत से पहले भाग ले चुके हों। इस विषय पर भी शंका का निवारण न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। 18 कहता है न्यायालय के किसी भी सदस्य को तब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्य सभी सदस्यों की एकमत से यह राय नहीं होगी या वह अपेक्षित शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। इसकी औपचारिक अधिसूचना रजिस्ट्रार द्वारा महासचिव को भेजी जाएगी और अधिसूचना जारी होते ही वह स्थान रिक्त हो जाएगा। 19 कहता है न्यायालय के सदस्य जब न्यायालय के कार्य में लगे होंगे तब वे राजनीतिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के उपभोग करेंगे। ठीक है। 20 कहता है न्यायालय का प्रत्येक सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व खुले न्यायालय में औपचारिक रूप से यह घोषणा करेगा कि वह अपनी शक्तियों का निष्पक्षता से और निष्ठापूर्वक प्रयोग करेगा। ठीक। 21 कहता है कि न्यायालय अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन 3 वर्ष के लिए करेगा, उन्हें द्वारा निर्वाचित किया जा सकेगा। तो हमने देखा 19 विशेषाधिकारों से संबंधित है और 20 कहता है कि ये शपथ लेने के संबंध में है और ये 21 कहता है न्यायालय अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन 3 वर्ष के लिए करेगा, उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकेगा। न्यायालय अपने रजिस्ट्रार और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति भी स्वयं करेगा। तो ये अध्यक्षों के बारे में 22 कहता है न्यायालय एक नगर में स्थापित किया जाएगा, इसके हेडक्वार्टर के बारे में 22 बताता है। इससे न्यायालय पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होगा कि वह जब कभी उचित समझे कहीं और अपना अधिवेशन और सरकारी संचालन कर सके। अध्यक्ष और रजिस्ट्रार उसी जगह होगा जहाँ न्यायालय स्थित होगा। 23 कहता है न्यायालय से संबंधित छुट्टियों के अतिरिक्त न्यायालय का सत्र चलता रहेगा और इन छुट्टियों की तारीख और अवधि न्यायालय द्वारा निश्चित की जाएगी। न्यायालय के सदस्यों को आवधिक छुट्टी मिल सकती है। इन छुट्टियों की तारीख और अवधि न्यायालय एक से प्रत्येक न्यायाधीश के घर की दूरी को ध्यान रखते हुए निश्चित करेगा। 24 कहता है यदि किसी विशेष कारणों से न्यायालय का कोई सदस्य यह समझता है कि उसे विशेष मामले के निर्णय में भाग नहीं लेना चाहिए तो वह उसकी सूचना अध्यक्ष को देगा। यदि अध्यक्ष समझता है कि किसी विशेष कारण से किसी सदस्य को किसी विशेष मामले में भाग नहीं लेना चाहिए तो सदस्य को तदनुसार सूचित करेगा। 25 कहता है केवल उन अफसरों के अतिरिक्त जिनके संबंध में प्रस्तुत संविधि में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है पूरा न्यायालय लगा करेगा। ठीक। न्यायालय के नियमों में परिस्थिति के अनुसार यह व्यवस्था की जा सकती है कि बारी बारी से
या अधिक न्यायाधीशों को अदालत में बैठने की छुट्टी दे दी जाए, बशर्ते इस कारण न्यायालय में सुनवाई करने के लिए उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या 11 से कम न हो। न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए 9 न्यायाधीशों का कोरम पर्याप्त है। तो कोरम से संबंधित है 26 कहता है न्यायालय समय समय पर एक या अधिक चैम्बर बना सकता है। प्रत्येक चैम्बर में 3 या अधिक न्यायाधीश जितने भी न्यायालय निश्चित करे रहेंगे। ये चैम्बर विशेष प्रकार के मामलों पर, उदाहरणार्थ श्रम संबंधी मामलों और संक्रमण और संचार संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से बनाए जाएंगे। न्यायालय किसी भी समय विशेष मामलों पर विचार करने के लिए चैम्बर बना सकता है और इस प्रकार के चैम्बर में न्यायाधीशों की संख्या को न्यायालय संबंधित पक्षों के अनुमोदन से निश्चित करेगा। चैम्बर से संबंधित है आर्टिकल 26, 25 कॉलम था। 27 कहता है अनुच्छेद 26 और 29 में जिन चैम्बरों की व्यवस्था की गई है उनमें से किसी चैम्बर के द्वारा किया गया निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय समझा जाएगा। 27 ने कह दिया कि जो चैम्बर द्वारा निर्णय वो न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय समझा जाएगा। 28 कहता है अनुच्छेद 26 और 29 में किसी बात के चैम्बरों की व्यवस्था की गई है वे संबंधित पक्षों की सहमति से द हेग के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी अपनी बैठक कर सकते हैं। ठीक। और 29 कहता है कार्य का शीघ्रता से निपटाने के उद्देश्य से न्यायालय प्रत्येक वर्ष 5 न्यायाधीशों का एक चैम्बर बनाएगा। ये संबंधित पक्षों के अनुरोध पर संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा मामले की सुनवाई कर सकते हैं और उन पर अपना निर्णय दे सकते हैं जिन पर न्यायाधीशों के चैम्बर की कार्रवाई में भाग लेना संभव हो, और इसके लिए 2 न्यायाधीश चुने जाएंगे। ठीक। तो सबरी ट्रायल से संबंधित हमारा आर्टिकल 29 हो गया। 30 न्यायालय अपना कार्य चलाने के लिए स्वयं नियम बनाएगा, विशेष रूप से वह क्रियाविधि संबंधी नियम बनाएगा। कहता है 30 रूल मेकिंग पावर। 31 है जो न्यायाधीश संबंधित पक्षों के राष्ट्रिक हैं उनका न्यायालय के सामने प्रस्तुत किसी मामले में बैठने का अधिकार रहेगा, और यदि न्यायालय न्यायपीठ में एक पक्ष की राष्ट्रीयता के न्यायाधीश को सम्मिलित कर लेता है तो कोई भी दूसरा पक्ष न्यायाधीश के रूप में न्यायपीठ में बैठने के लिए किसी व्यक्ति को चुन सकता है। अधिमानतः ऐसा व्यक्ति उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो अनुच्छेद 4 और 5 में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्याशी के रूप में नामांकित किए जा चुके हों। यदि न्यायालय न्यायपीठ से संबंधित पक्षों की राष्ट्रीयता के न्यायाधीशों को सम्मिलित नहीं करता है तो इनमें से प्रत्येक पक्ष इस अनुच्छेद के पैरा 2 में की गई व्यवस्था के अनुसार एक न्यायाधीश चुन सकते हैं। इस अनुच्छेद के उपबंध 26 और 29 के मामले में भी लागू होंगे। ऐसे मामलों में अध्यक्ष चैम्बर के सदस्यों में से एक अथवा यदि आवश्यकता हुई हो तो 2 सदस्यों से अनुरोध करेगा कि संबंधित पक्षों की राष्ट्रीयता के न्यायाधीशों के हेतु, और यदि ऐसे न्यायाधीश न हो तो वे उपस्थित न हो तो संबंधित पक्षों द्वारा विशेष रूप से चुने गए न्यायाधीशों, और यदि कोई कई पक्षों के हित समान हो तो ऊपर बताए गए उपबंधों के प्रयोजन के लिए उन्हें एक ही पक्ष समझा जाएगा। इस संबंध में किसी संदेह के विषय में निर्णय न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इस अनुच्छेद के पैरा 2, 3, 4 के अनुसार चुने गए न्यायाधीश प्रस्तुत संविधि के अनुच्छेद 2, 17, पैरा 2, 20 और 24 की अपेक्षित शर्तों को पूरा करेंगे। वे अपने सहयोगी के साथ पूरी बराबरी के आधार पर निर्णय में भाग लेंगे। 32 कहता है आर्टिकल न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक वेतन मिलेगा और अध्यक्ष को विशेष वार्षिक भत्ता मिलेगा। उपाध्यक्ष जिस दिन अध्यक्ष के पद पर काम करेगा उसे विशेष भत्ता मिलेगा। अनुच्छेद 31 के अधीन न्यायालय के सदस्यों के अतिरिक्त जो न्यायाधीश चुने जाएंगे उनको भी जिस दिन वे कार्य करेंगे उस दिन के लिए प्रतिपूरक राशि मिलेगी। ठीक है। तो वेतन से संबंधित आर्टिकल हो गया 32। 33 कहता है न्यायालय का व्यय संयुक्त राष्ट्र उसी प्रकार वहन करेगा जिस प्रकार महासभा इसका निर्णय करेगी। ठीक है। तो व्यय किस प्रकार जिससे महासभा निर्णय कर। 34 कहता है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों केवल राज्य ही पक्ष होंगे। ठीक है। ना कि व्यक्ति। ठीक। स्टेट्स होंगे यानी कि नेशन। अपने नियमों के अधीन और अनुरूप न्यायालय सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से ऐसी सूचना देने का अनुरोध करेगा जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित मामलों से संबंधित हों, और यदि इस प्रकार के संगठन अपनी ओर से कोई ऐसी सूचना दे तो उन्हें स्वीकार भी करेगा। 35 कहता है न्यायालय उन सब राष्ट्रों के लिए खुला होगा जो प्रस्तुत संविधि के समर्थक हों, और जिन शर्तों के अधीन न्यायालय उन राष्ट्रों के लिए खुला रह सकेगा वे सुरक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। यह उन संधियों में निहित विशेष उपबंधों के अधीन किया जाएगा जो उस समय प्रभावी होगी, परंतु किसी भी दशा में इस प्रकार की शर्तों से न्यायालय के संबंधित पक्षों की स्थिति में कोई असमानता नहीं आएगी। 36 कहता है कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र में वे समस्त मामले आएंगे जो विभिन्न पक्षों के द्वारा न्यायालय के सामने रखे जाएंगे, जिनके विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र अथवा प्रभावी संधियों या एपिसमयों में व्यवस्था होगी। और प्रस्तुत संविधि को स्वीकार करने वाले राष्ट्र किसी भी समय यह घोषणा कर सकते हैं कि वे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को तथ्यतः और बिना किसी विशेष समझौते के आधार पर इस प्रकार के दायित्व को मानने वाले किसी अन्य राष्ट्र के संबंध में उन सभी विधिक विवादों में अनिवार्यता मानते हैं जिनका संबंध निम्नलिखित हो। किसी संधि का निर्वाचन से, अंतर्राष्ट्रीय विधि की समस्या, किसी भी ऐसे तथ्य की विधि मान्यता जिसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन हो, बशर्ते कि वह प्रभावित हो जाए। विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के भंग होने पर
दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का स्वरूप और उसकी सीमा हो। तो उपयुक्त घोषणाएं बिना किसी शर्त के अथवा उनके अनेक अथवा कुछ विशेष राष्ट्रों की अनन्यता की शर्त पर अथवा कुछ निश्चित समय के लिए की जा सकती है। ठीक, तो हमें सिर्फ फ्री के लिए देखना है कि न्यायालय की जुरिडिक्शन से संबंधित आर्टिकल 36 है। 37 कहता है, जब कभी किसी प्रभावी संधि या अभी समय में यह व्यवस्था की गई हो कि किसी मामले का ऐसे अधिकरण में भेजा जाए जो लीग ऑफ नेशंस द्वारा बनाया गया हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजा जाए, तो उस मामले को प्रत्येक संविधि के समर्थक पक्षों के बीच के किसी मामले के भांति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। 38 कहता है, न्यायालय जिसका दायित्व उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विवादों का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार निर्णय करना है, निम्नलिखित को व्यवहार में लाएगा। सबसे पहले, प्रतिवादी राज्यों द्वारा स्पष्ट रूप से मान्य नियमों की स्थापना करने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, चाहे वे सामान्य हों अथवा विशिष्ट हों। तो ये बताता है कि स्रोत क्या होंगे। ठीक है। 38 तो और विधि के समान स्वीकृत सामान्य प्रथा के साक्ष्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, ये सभी निर्णय में लाई जाएंगी और सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत ये पूछे जाते हैं प्री में क्वेश्चन, क्या क्या प्रयोग में लाया जाएगा न्यायालय द्वारा निर्णय करते समय। प्रतिवादी राज्यों द्वारा स्पष्ट रूप से नियमों की स्थापना करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं और विधि के समान स्वीकृत सामान्य प्रथा के साक्ष्य रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत और अनुच्छेद 59 के बंधों के अधीन नियमों का निर्धारण करने के लिए सहायक माध्यम के रूप में विधि के न्यायिक निर्णय और विभिन्न राष्ट्रों के सर्वाधिक योग्य अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं की शिक्षाएं। इस व्यवस्था से पक्षों के द्वारा सहमत होने पर समान न्याय और हित के आधार पर किसी मामले के संबंध में निर्णय के देने के लिए न्यायालय के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 39 कहता है, न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच और इंग्लिश होंगी। तो ये बता दें, ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश है। यदि एक पक्ष सहमत हो कि मामले के संबंध में कार्रवाई फ्रेंच में की जाए तो उसका निर्णय फ्रेंच में दिया जाएगा, और यदि पक्षों को यह स्वीकार है कि मामले पर अंग्रेजी में किया जाए तो अंग्रेजी में दिया जाएगा निर्णय। मामले पर विचार किस भाषा में किया जाएगा संबंध में यदि सर्वसम्मति न हो तो प्रत्येक पक्ष अपने वचनों में अपनी अपनी रुचि की भाषा का प्रयोग कर सकता है। न्यायालय यह निर्धारित कर देगा कि दोनों पार्टों में से कौन सा पार्ट प्रामाणिक माना जाएगा। न्यायालय किसी भी पक्ष के अनुरोध पर उस पक्ष को फ्रेंच इंग्लिश को छोड़कर अन्य किसी भाषा प्रयोग लाने का भी अधिकार दे सकता है। कहता है 39 40 कहता है, न्यायालय के सामने मामले यथास्थिति विशिष्ट सहमति की अधिसूचना द्वारा अथवा रजिस्ट्रार के नाम प्रार्थना पत्र द्वारा लाए जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में विवाद के विषय पर विवादी पक्षों का उल्लेख किया जाएगा। ठीक, और रजिस्ट्रार तुरंत तभी संबद्ध पक्षों में लिखित प्रार्थना पत्र परिचालित कर देगा और वह महासचिव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को तथा सभी अंदर के ऐसे राज्यों को अधिसूचित करेगा जिन्हें न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है। 41 कहता है, न्यायालय को परिस्थितियों की आवश्यकता समझते हुए ऐसे अंतिम उपाय सुझाने का अधिकार प्राप्त होगा जो कि किसी भी पक्ष की अपनी अपनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनाई जानी चाहिए। ठीक, अंतिम उपाय बताता है 41। अंतिम निर्णय न होने तक पक्षों तथा सुरक्षा परिषद को इन प्रस्तावित उपायों